Hello guys, welcome to Astha Study Bee. Today we will be discussing the topic BCHCT 135 from IGNOU exams. BCHCT 135 Block 1. What is solution? Homogeneous mixture of two or more substances जिनकी composition वेरी कर सकती है. Solution के दो components होते हैं, solute and solvent. Solution को हम कैसे कह सकते हैं? सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. सॉल्यूट जनरली स्मॉलर पोर्शन में होता है एक सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट जनरली लार्जर पोर्शन में होता है. सॉल्यूशन ऑलवेज इन सेम फिजिकल स्टेट एज सॉल्वेंट, मतलब कि जो कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वैसी ही फिजिकल स्टेट हमेशा हमेशा सॉल्यूशन की होगी. डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाइनरी, टर्नरी और क्वाटरनरी सॉल्यूशन टाइप्स होती हैं, और डिपेंडिंग अपॉन स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं. सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स जनरली इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर. अगर हम सॉल्युबिलिटी देखते हैं किसी सॉलिड की किसी लिक्विड में, तो वो जनरली कैसे इंक्रीज़ होती है? वो इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज़ होने पे. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स इज़ गवर्न्ड बाय हेनरीज लॉ. तो सॉल्युबिलिटी जो होती है गैसेस की लिक्विड्स में, वो गवर्न किससे की जाती है? हेनरीज लॉ से. हम आगे पढ़ेंगे हेनरीज लॉ क्या होता है. 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जो कि हमने अभी बताए थे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं. सॉल्यूट और सॉल्वेंट से हम 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बनाते हैं विद कॉम्बिनेशन ऑफ गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट गैस लेते हैं तो मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर जो हम अपने आसपास देखते हैं उससे बोलते हैं गैस. सॉल्यूट जब गैस है और सॉल्वेंट जब लिक्विड है तो एरेटेड वाटर. एरेटेड वाटर मतलब कि जो भी आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो उसे एरेटेड वाटर कहते हैं. सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट सॉलिड है, तो H2 इन पैलेडियम. सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट गैस है, तो मॉइस्ट एयर की बात कर रहे हैं. सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट लिक्विड है. अल्कोहल इन वाटर एग्जाम्पल है इसका. देन गैस, देन सॉल्यूट लिक्विड है एंड सॉल्वेंट सॉलिड है, तो मर्करी इन जिंक, जिंक अमालगम. मर्करी को किसी भी मेटल में हम डाल दें तो वो अमालगम बन जाता है, इसीलिए इधर अमालगम लिखा हुआ है हमने, मर्करी इन जिंक, तो उसे बोल दिया गया जिंक अमालगम. सॉलिड सॉल्यूट एंड गैस सॉल्वेंट है कैम्फर इन एयर. सॉलिड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट है तो सॉल्ट इन वाटर, NaCl सॉल्यूशन. देन सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है तो एलॉयज़ की बात करते हैं, जैसे कि ब्रास. एलॉयज़ क्या होते हैं? डिफरेंट तरह के मटेरियल से बना हुआ. ठीक है. नेक्स्ट इस ब्लॉक में है कंसंट्रेशन टर्म्स, जैसे कि मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेजेस एंड ppm एंड ppb. सबसे पहले मोलारिटी की बात करते हैं. मोलारिटी होता है बेसिकली जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं हमारे पास, उसको हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में लेते हैं इन लीटर और इन डेसीमीटर क्यूब. 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं. ऑल्सो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको. एंड मोलारिटी की यूनिट होती है मोलर, और हम इसे कैपिटल M से डिनोट करते हैं. मोलालिटी स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जितने हैं कितने में? 1 kg सॉल्वेंट के मास में. सो इसका भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, और इसकी यूनिट होती है मोलर डिनोटेड बाय स्मॉल m. नॉर्मलिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब बाय इक्विवेलेंट वेट. मोल फ्रैक्शन x से डिनोट करते हैं हम इसे. ये होता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन. मतलब जितने भी मोल्स हैं सॉल्यूट के डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन में क्या क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के जितने भी मोल्स हैं वो हम डिनोमिनेटर में लेंगे और न्यूमरेटर में हम सॉल्यूट के मोल्स लेंगे.
अगर हम मोल फ्रैक्शन किसी x1 मटेरियल का निकाल रहे हैं तो ऐसे निकालेंगे, x2 का ऐसे निकालेंगे. एंड वी कैन ऑल्सो से x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1. परसेंटेज, हम परसेंटेज की बात करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वेट या वेट बाय वेट. सो ऐसे हम परसेंटेज निकालते हैं. देन पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं, ppm जिसे बोलते हैं, किसी सॉल्यूट का निकालते हैं, हम याद रखना सॉल्यूट का निकालते हैं. तो ppm ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इंटू 10⁶. ये है फॉर्मूला, आपको याद रखना है. ppb का भी आप फॉर्मूला देख सकते हो, पार्ट्स पर बिलियन बोलते हैं इसको. ppb of solute is equal to mass of solute in grams and total mass of solution in grams. Mass of solute that can be dissolved in 0.100 kg of a solvent to form a saturated solution at a given temperature is called solubility. Solubility of a solid in liquid varies with temperature. एक सॉलिड का एक लिक्विड में सॉल्युबिलिटी हमने पहले भी पढ़ा था कि टेम्परेचर के साथ वेरी करता है. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है. प्लॉट हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का. सॉल्युबिलिटी कर्व भी कह सकते हैं हम इसको, ये याद रखना है बस. फिर हम बात करते हैं ली चार्टलियस प्रिंसिपल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है एग्जाम में. ली चार्टलियस प्रिंसिपल, if a system under equilibrium is subjected to a change of concentration, pressure or temperature, the equilibrium shifts in such a way that tends to undergo the effect of that change. मतलब कि ली चार्टलियस प्रिंसिपल क्या कह रहा है हमें कि कोई अगर एक सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है और उसके अंदर हम कोई चेंज ले आए उसकी कंसंट्रेशन में या उसके प्रेशर में या हम उसका जो हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें चेंज ले आए, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है कुछ ऐसे वे में कि हमें चेंज पता लग जाता है उसे शिफ्ट होते ही. Solubilities of many of ionic substances in water increases with temperature. However, the solubility of calcium acetate decreases with rise in temperature. ये हमारा एक्सेप्शन है, हमको याद रखना है कि solubility of calcium acetate डिक्रीज होता है इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ. द डिसोल्यूशन ऑफ सम सॉल्ट्स इन वाटर, एग्जाम्पल कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड जो हमने पहले अभी देखा, इज एक्कम्पनीड बाय एवोल्यूशन ऑफ हीट. एविडेंटली द सॉल्युबिलिटी ऑफ सच सॉल्ट्स डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर. बिफोर अ गैस डिजॉल्व्स इन अ लिक्विड इट मस्ट कंडेंस टू गिव अ लिक्विड. इससे पहले कि एक गैस लिक्विड में डिज़ोल्व हो उससे पहले ही उसे कंडेंस होना होता है एक लिक्विड बनाने पर. कंडेंसेशन ऑफ गैस को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन इज लार्जर देन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Thus, dissolution of a gas is an exothermal process. Solubility of gas in a liquid is measured in terms of absorption coefficient. सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है एक लिक्विड में उसको हम कैसे मेजर करते हैं, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट से या बंसन कोफिशिएंट जो साइंटिस्ट बंसन ने दिया था और हम इसको अल्फा से डिनोट करते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस द एट नॉर्मल अर्लियर कॉल्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जिसे हम कहते हैं 273.15 K एंड 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड पे. Factors affecting the solubility of gas. Solubility of gas in liquid depends upon three factors, that is temperature, pressure, nature of gas and solvent. Temperature पे कैसे depend करता है, solubility of gas in liquid decreases with rise in temperature. तो अगर हम किसी गैस को लिक्विड में डाल रहे हैं तो उसकी solubility डिक्रीज़ होती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं. प्रेशर की बात करें तो हम हेनरी लॉ की बात करेंगे. Nature of the gas and solvent. Gases which react chemically with solvent are more soluble in it than in other solvents. Henry's law की बात करते हैं. At a constant temperature, the partial pressure of a gas over solution is directly proportional to the concentration of gas in the solution. इसको समझाते हैं. इसको हम लिखते हैं P is equal to Kx, where P is partial pressure
X is solubility of gas in terms of mole fraction and K is Henry's constant. But K is actually not a constant. कैसे? K को जब हम लिखते हैं तो K इज इक्वल टू P बाई एक्स लिखेंगे. ये फॉर्म इस फॉर्म से आई. ऑल्सो K हैज़ डायमेंशन ऑफ प्रेशर, इसलिए हम इसे कांस्टेंट नहीं बोलेंगे. एंड pressure is expressed in terms of pascals, PA, you already know. Henry's law followed most closely by dilute solutions of gases that do not react with the solvent. Law is not valid for solubility of hydrogen chloride or ammonia in water. This is very important, ये याद रखना है. ये है ग्राफ जो हम देखते हैं हेनरीज लॉ का, विच इज़ P अगेंस्ट X. अब फिश क्यों नहीं वार्म वाटर में रह पाती? हम कहते हैं ना कि फ़िश को कोल्ड वाटर चाहिए होता है, फ़िश वार्म वाटर में नहीं रह पाती. फिश कांट लिव इन वार्म वाटर एज वार्म वाटर डज नॉट कंटेन मच एक्सेस ऑक्सीजन विच फिश नीड. रॉल्स लॉ की बात करते हैं. द partial vapor pressure of any volatile component in a solution is equal to the product of the vapor pressure of pure component and its mole fraction in the solution. PA is equal to PA naught XA and PB is equal to PB naught XB. PA naught and PB naught are vapor pressures. If vapors behave like an ideal gas, then according to Dalton's law of partial pressure, the total vapor pressure P is given by P is equal to PA plus PB. A solution which obeys Rolle's law at all concentrations and all temperature is called an ideal solution. तो हम बोलते हैं ना कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो इस स्टेटमेंट को ओबे करे, जो रॉल्स लॉ को ओबे करे at all concentration and all temperatures. Two liquids A and B on mixing form an ideal solution if the molecules of A and B have similar structure and polarity. Intermolecular interactions between A and B, B and B are all alike. मतलब कि दो सॉल्यूशन जब हम मिक्स कर रहे हैं, जैसे कि दो लिक्विड्स A एंड B को हमने मिक्स किया, तो एक आइडियल सॉल्यूशन कब फॉर्म होगा? दो कंडीशंस हैं उसकी. जबकि जब दो मॉलिक्यूल्स A एंड B सिमिलर स्ट्रक्चर और पोलैरिटी कंसिडर करें तब, और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन A और B के बीच में, A और A के बीच में, B और B के बीच में सब सेम हो. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन देखते हैं. टू लिक्विड्स A on B on mixing from an ideal solution, if the molecules A and B have similar structure and polarity, intermolecular attractions are alike, ये हम पढ़ चुके हैं. Also, delta mixing of volume is equal to 0 and delta mixing of H is equal to 0. मतलब कि जो डेल्टा मिक्सिंग है V और H की वो 0 होनी चाहिए, जबकि ऐसा केस नॉन आइडियल में नहीं होता, वो हम आगे देखेंगे. एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं. एग्जाम्पल्स आर N-हेक्सेन एंड N-हेप्टेन, N-ब्यूटाइल क्लोराइड एंड N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, बेंजील एंड टोलुइन. ये 3 एग्जाम्पल्स हैं. कैसे याद रखना है? बहुत ईजी है. N करके याद रख सकते हो. 2 एग्जाम्पल्स तो आराम से याद हो जाएंगे. N-हेक्सेन एंड N-हेप्टेन. N-ब्यूटाइल है तो N-ब्यूटाइल क्लोराइड एंड N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दोनों ही हैलोजन के हैं, दोनों ही ब्यूटाइल हैं. और उसके बाद फिर बेंजीन और टोलुइन भी आराम से याद हो जाएगा. फिर हम आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पे. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव डिविएशन के, नेगेटिव डिविएशन के. मोस्ट ऑफ द कम्प्लीटली मिसेबल लिक्विड पेयर्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन वही होते हैं जो रॉल्स लॉ ओबे नहीं करते हैं. जैसे कि PA is not equal to PA naught into XA naught. Similarly, PB is not equal to PB naught into XB naught. इधर हमने बोला कि डेल्टा मिक्स H एंड डेल्टा मिक्स V इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो कि हमने आइडियल में देखा था कि वो 0 के इक्वल होते हैं. इधर 0 के इक्वल नहीं होते हैं. उसका भी रीज़न बताते हैं कि यहाँ पे चेंज होता है, एंथैल्पी चेंज होता है एंड वॉल्यूम चेंज होता है. तो देयर इज़ चेंज इन एंथैल्पी एंड वॉल्यूम, इसीलिए यहाँ पे 0 नहीं होता है.
एग्जाम्पल्स हम लेते हैं पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन का। पॉजिटिव डिविएशन का एग्जाम्पल है H2O प्लस C2H5OH और C6H12 प्लस C2H5OH। इसमें दोनों C2H5OH है, इससे याद रखना। नेगेटिव डिविएशन का कैसे याद रखना है, दोनों में H2O है और साथ में एक एसिड है H2O प्लस HCl एंड H2O प्लस H2SO4। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पक्का आएंगे। फिर हम आते हैं कॉर्नवॉल्स रूल पे। ये भी आ सकता है, पूरे चांसेस है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट इन एन आइडियल सॉल्यूशन इज मोर इन द वेपर फेज देन इन लिक्विड फेज। इसका मतलब क्या हुआ, जो मोल फ्रैक्शन होता है ज़्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट का एक आइडियल सॉल्यूशन में, वो किस में ज़्यादा होता है, वेपर फेज में आपको ज़्यादा दिखेगा देन इन लिक्विड फेज। शो दैट बेंजीन इज मोर वॉलेटाइल देन टॉलुइन। तो मतलब कि हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बेंजीन जो है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है टॉलुइन से। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बारी। ग्राफ में हमने प्रेशर अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन को हमने लिया है और हम देख रहे हैं कि इधर एक MN लाइन बन रही है जो कि डिस्टिंग्विश कर रही है लिक्विड और वेपर फेज के बीच में, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिक मैंने मार्क कर रखा है। तो हम पढ़ते हैं ये क्या है, अबव 1 इज़ लिक्विडस। अबव 1 इज़ लिक्विडस मतलब कि MN लाइन के जो अबव 1 है, 1 के ऊपर लिक्विड फेज है और 2 के नीचे वेपर फेज है, और इन दोनों के बीच में 1 और 2 के बीच में दोनों फेजेस हैं लिक्विड और वेपर। MN लाइन को हम टाई लाइन भी कहते हैं। ये क्या देता है हमें, ये देता है हमें कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम एट पर्टिकुलर टोटल वेपर प्रेशर। फिर हम बात करते हैं वेपर फेज वर्सेस मोल फ्रैक्शन प्लॉट। पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन दोनों का देखेंगे, जो इसी से कंसीडर करके हमने बनाया है। पॉजिटिव डिविएशन का कुछ ऐसा प्लॉट है और नेगेटिव डिविएशन का कुछ ऐसा प्लॉट है, आप देख सकते हैं। देन हम नेक्स्ट आते हैं एजियोट्रॉप्स पे। एजियोट्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताती हूँ एजियोट्रॉप्स क्या होता है। एजियोट्रॉप्स को हम कह सकते हैं इन सिंपल लैंग्वेज लिक्विड्स बॉइलिंग अनचेंज्ड इन अ बाइनरी सॉल्यूशन ओबेइंग रॉल्स लॉ। कोई एक बाइनरी सॉल्यूशन है जो रॉल्स लॉ ओबे कर रहा है, तो क्या उसमें लिक्विड और वेपर फेजेस की सेम कॉम्पोजिशन हो सकती है? हाँ, ज़रूर हो सकती है। यस, द एग्जाम्पल इज एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स ऐसा होता है जो कि बाइनरी सॉल्यूशन होता है, रॉल्स लॉ को ओबे करता है एंड उसकी लिक्विड एंड वेपर फेजेस जो है सेम कॉम्पोजिशन की होती है। एजियोट्रॉप्स constant boiling mixtures. Since these mixtures boil at constant temperature, the vapors coming out of azeotropic mixture have the same composition as that of the liquid. Boiling points diagram, temperature composition curves. Solution of different composition will boil at different temperatures. Low vapor pressure boil at higher temperature than high vapor pressures. Very important. कॉर्नवॉल्स रूल को हम एक और तरह से बता सकते हैं, वो है in the distillation of a binary liquid mixture, vapors coming out will be richer in that component whose addition to liquid mixture causes an increase in vapor pressure. लिवर रूल की बात करते हैं अब। लिवर रूल भी आ सकता है। Liver is a simple machine, a rigid bar that turns on a pivot called fulcrum, classified into 3 types depending upon the position of fulcrum, load and effort. D1 W1 is equal to D2 W2. D is distance, W is weight. Then anti-clockwise movement हो रहा है तो D1 W1 is equal to clockwise हो रहा है तो D2 W2। ठीक है, उसको हम कंसिडर करके लिखेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, W1/W2 is equal to D2/D1। मतलब कि इससे हम क्या बता सकते हैं कि जब वेट 1 जो है वो छोटा है तो D2 जो है मतलब डिस्टेंस, सेकेंड डिस्टेंस जो है वो छोटा है। ओके, देन आगे चलते हैं। मतलब कि ये इन्वर्स रिलेशन है। प्रिंसिपल ऑफ लिवर क्या होता है? अ लॉन्गर डिस्टेंस D1 कैन हेल्प इन लिफ्टिंग अ हैवियर वेट W2 बाय यूजिंग
much less effort. This is much, I'm so sorry, much less effort, W1. Smaller ON, greater is amount of vapor pressure and vice versa. Very, very important points. Amount of vapor pressure by amount of liquid phase is equal to OM by ON is equal to D2 by D1. The relative amount of material in two phases is inversely proportional to the length of opposite segments in the tie line, जो मैंने अभी बताया. देन हम आगे चलते हैं. Relative amount of vapor and liquid phase can be calculated by tie line and Lever rule. तो Lever rule और tie line का एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ये है कि relative amount of vapor pressure and liquid phase हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम आते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे. Several stages described for fractional distillation. Several stages described for the separation of ideal solution into its pure components can be carried out in the continuous process called fractional distillation. It is a process of successive vaporization and condensation is carried out by in a fractionating column. आगे चलते हैं conjugate solutions पे. Solutions of different composition coexisting with each other are conjugate solutions. ये डिफाइन द फॉलोइंग में आ सकता है, याद रखना. CST भी आ सकता है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर और द कॉन्सोलेट टेम्परेचर एट बी पॉइंट, टेम्परेचर एट विच द सॉल्युबिलिटी बिकम्स कंप्लीट. इस पॉइंट पे जब सॉल्युबिलिटी कंप्लीट हो जाती है, इस पॉइंट को हम कहते हैं CST, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर और कॉन्सोलेट टेम्परेचर. ये हमने प्लॉट देखा है CPH और T में, ठीक है. वाटर और फिनॉल का हमने ग्राफ बनाया है. देन हम आगे चलते हैं. म्यूचुअल सॉल्युबिलिटीज डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर. प्रिंसिपल ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन, प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ऑर्गेनिक लिक्विड्स विच हैव हाई BP, मतलब कि हाई बॉइलिंग पॉइंट. प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ऑर्गेनिक लिक्विड्स जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट है और जो मिसिबल है आर मिसिबल विद वाटर. फॉर प्योरीफिकेशन बाय स्टीम डिस्टिलेशन एन इम्प्योर कंपाउंड मस्ट बी immiscible in water, should not decompose at temperature of steam, should have fairly high vapor pressure at 373 Kelvin, should have non-volatile impurities. नेक्स्ट आते हैं हम अर्न्स्ट इक्वेशन पे. अर्न्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे आते हैं. K is the distribution coefficient or partition coefficient of the solute between two solvents. K is equal to concentration of X in solvent A by concentration of X in solvent B. Example distribution of I2 between H2O and CCl4. एग्जाम्पल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा. जहाँ भी आप कुछ डिफाइन कर रहे हो, कुछ डिस्क्राइब कर रहे हो, कुछ डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिख रहे हो, एग्जाम्पल ज़रूर लिखना, एक्स्ट्रा मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, ठीक है. आपके मार्क्स बढ़ेंगे आराम से. Distribution of I2 between H2O and CCl4 is example of this distribution law of Ernst. Then distribution of solute when added to pair of immiscible liquids is called Ernst distribution law. Distribution coefficient K depends on 3 points: nature of solute, nature of solvent and temperature. Then हम K को कैसे भी लिख सकते हैं, C1/C2 इन ब्रैकेट C2 के ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फ़ा. ये डिसोसिएशन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है. एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ अर्न्स्ट. बाय स्टडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसिटिक एंड बेंजोइक एसिड बिटवीन वाटर एंड बेंजीन पॉसिबल टू शो एसिडिक एसिड एंड बेंजोइक एग्जिस्ट एज डायमर्स की तरह प्रेजेंट होते हैं बेंजीन में. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कैलकुलेट कर सकते हैं. हमने जो डिसोसिएशन फॉर्मूला देखा था उससे आराम से. डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड इन स्टडी ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स. एग्जाम्पल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड लाइसिस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे पढ़ते हैं. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूज बोथ एट लैब एंड इंडस्ट्रियल स्केल इन वेरियस प्रोसेसेस. और organic compound can often be extracted economically from an aqueous solution or a suspension by adding an organic solvent, shaking and separating 2 layers, finally distilling of the organic solvent to recover the separated compound. Applications क्या होते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के? डीसिल्वराइजेशन ऑफ अर्जेंटिफेरस लेड. डीसिल्वराइजेशन का मतलब होता है कि सिल्वर को हटाना,
ठीक है। और अर्जेंटीफेरस लेड, अर्जेंटीफेरस गैलेना क्या होता है, अर्जेंटीफेरस होता है ओर ऑफ लेड कंटेनिंग सिल्वर, ठीक है। तो हम इसकी डीप सिल्वराइजेशन करेंगे इस अर्जेंटीफेरस लेड की, ये एप्लीकेशन हुआ। देन हम बात करते हैं ट्रू मेटा एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। PYQ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मेटास्टेबल से क्वेश्चन आ चुका है, सो ट्रू एंड अनस्टेबल या फिर से मेटास्टेबल से भी आ सकता है। तो हम पढ़ते हैं ट्रू इक्विलिब्रियम इफ द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम ईदर डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम रिएक्टेंट और फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ट्रू इक्विलिब्रियम वही होता है जैसे कि मैंने कोई आपको रिएक्शन बताया, अब मैं उसे चाहे आगे से उसे अचीव करूं चाहे पीछे से अचीव करूं, चाहे मतलब रिएक्टेंट से अचीव करूं चाहे प्रोडक्ट से अचीव करूं, तो वो ट्रू इक्विलिब्रियम हुआ। मतलब कि इक्विलिब्रियम कैसे भी हम अचीव कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं लिक्विड वाटर एट -5 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड सुपर कोल्ड वाटर। सुपर कोल्ड वाटर क्या होता है, जो लिक्विड वाटर होता है -5 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। एंड सच इक्विलिब्रियम दैट कैन बी ऑब्टेन ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन, और ऐसा इक्विलिब्रियम जो सिर्फ एक डायरेक्शन से हम ऑब्टेन कर सकते हैं उसको हम मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अनस्टेबल और नॉन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट व्हेन द approach to equilibrium in a system is so slow that the system appears to undergo no change over a short period of time. Unstable और non equilibrium exist कब करता है, तब करता है जब जो अप्रोच होता है इक्विलिब्रियम को सिस्टम में वो इतना स्लो होता है कि हमें ऐसा लगता है कि कोई चेंज ही नहीं आ रहा एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो ऐसा लगता है कि इक्विलिब्रियम तो अचीव ही नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए उसे अनस्टेबल या नॉन इक्विलिब्रियम बोलते हैं। देन हम नेक्स्ट Alternatively, a phase may be seen as a homogeneous, physically distant and mechanically separable portion of a system. Each phase can be separated from every other phase of the system by mechanical means of separation like filtration, sedimentation, etc. Air क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, वन फेज होता है, उसमें एक ही फेज होता है जिसे हम गैस कहते हैं। रिएक्ट ना करे कोई दो गैसेस, वरना सॉलिड और गैस दो फेज हो जाएंगे जो कि हमें चाहिए, हमें तो एक ही फेज चाहिए। देन ट्रू सॉल्यूशन, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस irrespective of their physical state or their relative amounts in mixture, जिसे हम मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर एग्जाम्पल ले सकते हैं। सिंगल फेज होता है ट्रू सॉल्यूशन, कांट बी सेपरेटेड मैकेनिकली, इसीलिए जस्ट ब्रेकिंग द सिस्टम इनटू स्मॉलर पार्ट्स डजंट फॉर्म न्यू फेजेस। किसी सिस्टम को हम स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे तो वो न्यू फेजेस नहीं बनते। जैसे कि अगर मैंने आइस को क्रश कर दिया तो क्रश आइस बन गई, तो ये एक ही फेज़ है, दो फेजेस नहीं बन गए। आइस तो आइस ही है ना, वाटर या गैस थोड़ी बन गया। A system may consist of a number of solid or liquid phase but can have only one gaseous phase. Aqueous solution of NaCl 1 phase, saturated solution of NaCl 2 phase. Mixtures of two allotropes monoclinic and rhombic sulfurs 2 phases हुए, ठीक है। मतलब कि दो एलोट्रोप से दो डिफरेंट फिगर्स हुए, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक सल्फर। अलग अलग स्ट्रक्चर हुआ ना तो दो फेजेस हो गए, मतलब फिजिकल स्टेट चेंज हुई ना तो दो फेजेस हो गए, ठीक है। क्योंकि एलोट्रोप्स क्या होते हैं, जो फिजिकल स्टेट जो चेंज्ड होती है और केमिकल स्टेज सेम होती है, पर हमने तो पढ़ा है कि फिजिकल और केमिकल दोनों चीज़ें सेम होनी थी, तभी एक फेज़ होगा, वन फेज़ ही होगा। बट इधर तो हमारी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है तो दो फेजेस हो गए, रोम्बिक और क्लिनिक। देन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर मोर देन वन फेज होता है। इफ़ टू सॉलिड्स फॉर्म अ solid solution between them, one phase as a solid solution is homogeneous. Degrees of freedom F. Smallest number of independent variables such as temperature, pressure, composition, etc., which may be fixed in order to completely define the state of the system at equilibrium. इसे हम वेरिएंस भी कहते हैं, या मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स नीड टू बी स्पेसिफाइड। बाई वेरियंट, यूनिवेरियंट या इनवेरियंट टाइप्स हो सकते हैं। बाई वेरियंट होता है 2 डिग्री फ्रीडम 2F लिखते हैं, यूनिवेरियंट 1 डिग्री फ्रीडम 1F, इनवेरियंट कैन नॉट
change any of the variables, that is degree of freedom is 0. Criterion for phase equilibrium. Chemical potential of all the components in same in and throughout every phase present in the system. Heat capacity, ratio of heat absorbed and the corresponding change in temperature. Gives phase rule. Relation between number of degrees of freedom, number of components, number of phases present in heterogeneous system at equilibrium is Gibbs phase rule, given by scientific Gibbs. When not affected by electrical or magnetic forces or by gravity, we consider the relationship between P, F and C as F is equal to C minus P plus 2. This is also previous year question. ये जरूर आए. Reducing Gibbs phase rule. F is equal to total number of variables minus number of variables fixed due to equilibrium. First order phase transition. Phase transition at Tm and Tb are accompanied by change in slope of curve. Second order phase transition, sudden appearance of superconductivity in certain metals on cooling them to very low temperature. The phase transition conducting to superconducting, जिसे हम कह सकते हैं, does not require any latent heat. इससे कोई latent heat की ज़रूरत नहीं होती. Example, equilibrium between solid and gas phase. The solid will undergo sublimation. Solid, liquid and vapor phase coexist and are in equilibrium. Such a combination of temperature and pressure exists and is called triple point for the system. ये हम दो ग्राफ्स देखते हैं. ये ग्राफ है हमारा सब्लिमेशन का. देखो ध्यान से, यहाँ पे दो ही पॉइंट मीट हो रहे, सॉलिड और गैस का, के लिक्विड का नहीं मीट हो रहा. देन हम देखते हैं ट्रिपल पॉइंट, जहाँ पे तीनों पॉइंट इसी पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसे हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं. देन आगे चलते हैं. फेज डायग्राम basically a graphical representation of number of phases that exist at a given set of values of pressure and temperature for a system of pure substance. वन component system की बात करते हैं तो F is equal to C plus 2 minus P. एक component है, so C is equal to 1. F is equal to 1 plus 2 minus P is equal to F minus 3 minus P. F is equal to 3 minus P and P को हम कैसे लिख सकते हैं? P is equal to 3 minus F, दोनों तरह से लिख सकते हैं. देन हम बात करते हैं P मैक्स की. जब P मैक्स है, मतलब कि जब फेज मैक्स है तो 3 माइनस 0 हमारे पास 3 आ जाएगा. 0 क्या हमने लिया? जब P मैक्स है तो F मिनिमम है, F मिनिमम 0 आ जाएगा, मतलब इनवेरिएंट. देन आगे चलते हैं. F मैक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2. वन फेज इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो F इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बाई वेरियंट. देन टू फेज इक्विलिब्रियम होता है यूनिवेरिएंट. कैसे? F इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1, तो यूनिवेरिएंट हो गया. देन चलते हैं थ्री फेजेस इक्विलिब्रियम. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. F इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इनवेरिएंट. थ्री फेज इक्विलिब्रियम सॉलिड, लिक्विड और वेपर में चेंज होता रहता है. इक्विलिब्रियम, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ पॉइंट इन द फेज डायग्राम एंड पॉइंट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट. ये देखो, सॉलिड, लिक्विड और वेपर एक ही पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं, इसे हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं. वन कॉम्पोनेंट थ्री फेज इक्विलिब्रियम, इसको हम कहते हैं वन कॉम्पोनेंट थ्री फेज इक्विलिब्रियम, जिसे हम ट्रिपल पॉइंट भी कहते हैं. आगे हम चलते हैं आइसोथर्मल और आइसोबारिक के बारे में पढ़ते हैं. आपने पहले भी पढ़ा होगा कि आइसोबारिक क्या होता है. आइसोबारिक होता है जो कि एक गिवन प्रेशर पे हो. आइसोथर्मल होता है जो कि गिवन टेम्परेचर पे. तो आइसोबारिक इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. दिस इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ सिस्टम एट अ गिवन प्रेशर, एंड आइसोथर्मल इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन अ सिस्टम एट गिवन टेम्परेचर. देन आगे चलते हैं. क्रिटिकल पॉइंट की बात करते हैं, इसे CP भी कह सकते हो आप. क्रिटिकल पॉइंट वेयर द लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम लाइन एंड्स एब्रप्टली. एब्रप्टली मतलब एकदम से एंड हो गई. लिक्विड एंड गैसियस स्टेट बिकम इनडिस्टिंग्विशेबल. इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते उसको, उन दोनों फेजेस को, लिक्विड और गैस फेजेस को. लिक्विड एंड गैसियस स्टेट बिकम इनडिस्टिंग्विशेबल एंड इज कॉल्ड SCF, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड. नीदर अ प्योर लिक्विड नॉर अ प्योर गैस. तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे बोलेंगे कि प्योर लिक्विड है या प्योर गैस है या क्या है? तो इसलिए हम इसे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहते हैं. क्रिटिकल कंडीशन है, हम नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे. कंडेंस सिस्टम्स की बात करते हैं. स्टडी ऑफ सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एज इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट
द प्रोसेसेस रिलेटेड टू एलॉय फॉर्मेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, जिसे हम प्योरिफिकेशन भी कहते हैं। प्योरिफिकेशन की ही टाइप होती है क्रिस्टलाइजेशन। एफ डैश इज इक्वल टू सी प्लस वन माइनस पी। फेज रूल फॉर कंडेंस सिस्टम, ये डिफरेंट है, याद रखना। ठीक है, हमने जो पहले पढ़ा था वो था एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू माइनस पी कॉम्पोनेंट सिस्टम के लिए। अब हम पढ़ रहे हैं कंडेंस सिस्टम के लिए, और ये डिफरेंट है, एफ डैश इज इक्वल टू सी प्लस वन माइनस पी। इसके हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। कंडेंस सिस्टम की कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि सिंपल एट्यूटिक सिस्टम्स, systems involving congruent melting point and systems involving incongruent melting point. Thank you guys. Next हम पढ़ेंगे next video में. Till then, like, share and subscribe the channel. Bye. Please like, share and subscribe to the channel. Thank you.